सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र, इस चैप्टर को कंप्लीट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के थ्योरिकल पार्ट को आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में लौह इस अवस्था में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपके शरीर में उसकी जो मात्रा होती है वो 13 से लेकर के 15 लीटर के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में लौह इस अवस्था में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो लोहा होता है, आयरन जो होता है, वो फेरस के रूप में पाया जाता है। फेरस का केमिकल फार्मूला आपको बताना चाहिए FeSO4, ये होता है आपका फेरस का केमिकल फार्मूला, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है। तो देखिए, रुधिर यानी रक्त जो है, ब्लड जो है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, तो वो मेजोडर्म से होती है। किससे होती है? मेजोडर्म से होती है। इसको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है या फिर जिनमें कि जो रुधिर है ना, जो रक्त है, उसमें केंद्रक पाया जाता है यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो ऊँट आपका होता है, इसके जो ब्लड होता है ना, इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के सबसे छोटे लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। तो स्तनधारियों में सबसे छोटे जो लाल रुधिराणु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कस्तूरी मृग में। वही आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े रुधिराणु किसमें पाए जाते हैं, तो वो ऊँट में पाए जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा गया है सबसे छोटे जो RBC है वो कस्तूरी मृग में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े लाल रुधिराणु किसमें मिलते हैं। तो आपको अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, सबसे बड़े RBC आपसे पूछा जा सकता है या फिर लाल रक्त कणिकाएं जो हैं सबसे बड़े किसमें मिलती हैं, तो वो ऊँट में ही मिलती हैं। आपको मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बता दिया था। तो पिछले प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करते हुए चलिए, और अगर आप प्रश्नों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको उसके आंसर भी बाकायदे आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के एरिथ्रोसाइट में अनुपस्थित होते हैं। स्तनधारियों के एरिथ्रोसाइट में क्या होता है जो कि अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक, गोल्जी का, सेंट्रियोल या फिर ये सभी। तो देखिए, स्तनधारी जो होते हैं इनके एरिथ्रोसाइट में क्या अनुपस्थित होता है, पूछा गया है। तो देखिए, स्तनधारियों में तो एरिथ्रोसाइट जो है वो अनुपस्थित होता है, अर्थात जिसमें केंद्रक, गोल्जी का या फिर सेंट्रियोल, इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता है, सभी के सभी अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रेन्युलोसाइट नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो आपका ग्रेन्युलोसाइट नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास को नहीं ली है तो प्लीज़ उसको जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सिस्टोल और डायस्टोल किसे कहते हैं। देखिए, सिस्टोल डिस्टोल जो होता है ये आपके रक्त के, आपके बॉडी में जो रक्त फ्लो होता है, हृदय से ब्लड जो होता है पंप होता है, आपके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, और आपके शरीर के विभिन्न भागों से जब रक्त आपके हृदय में पहुंचता है तो ये दोनों जो क्रिया होती है ना, इसी क्रिया को हम कहते हैं सिस्टोल और डिस्टोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, रुधिर हृदय में आता है। जब रुधिर जो है हृदय में आता है तो आपका जो रुधिर है वो जो आपका हृदय है वो क्या होता है, फूलता है। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है डिस्टोल। लेकिन जो सिस्टोल कंडीशन है, जब रक्त जो है आपके शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, उस कंडीशन में आपका जो हृदय है वो सिकुड़ता है, संकुचन की क्रिया होती है, तो उसे हम सिस्टोल की क्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं? एक बार फिर समझिए, जब आपके हृदय से रक्त पंप हो रहा है, यानी आप जब गुब्बारे में पानी भर करके जब गुब्बारे को आप दबाते हैं तो जो पानी होता है वो गुब्बारे से बाहर आने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके हृदय को दबाया जाता है, जब उसमें संकुचन की क्रिया होती है, सिस्टोल की क्रिया होती है, तो आपके शरीर के विभिन्न भागों तक जो है रक्त पहुंच जाता है। लेकिन जब रक्त आपके शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए हृदय में वापस आता है तो वो जो कंडीशन होती है वो डायस्टोल कहलाती है।
उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप बैलून का एग्जाम्पल समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिस्टोल डायस्टोल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे रुधिर हृदय में आता है, लेकिन यहाँ पे अगर डायस्टोल केवल पूछा जाता तो रुधिर में हृदय जाता है हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पूछा गया है कि नीले रंग का रक्त किस में पाया जाता है। रक्त तो आपने नॉर्मली देखा है कि वो रेड कलर का ही होता है, लेकिन नीले रंग का जो रक्त है किस में पाया जाता है, तो आपके मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, आर्थ्रोपोडा में आपका जो केकड़ा होता है आपने देखा होगा, या फिर मोलस्का संघ के जो जीव आते हैं, इनमें जो रक्त होता है वो नीले रंग का यानी ब्लू कलर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोसायनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है। हीमोसायसिन जो है वो श्वसन वर्णक में पाया जाता है, तो इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें कॉपर उपस्थित होता है। क्या होता है, कॉपर। कॉपर का केमिकल फार्मूला Cu होता है, ये अब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है। पिछले जो क्लास ली थी हमने उसमें आपसे पूछा गया था, रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं यानी जो RBC है इसकी संख्या कितनी होती है और इसका जीवन काल कितना होता है, या फिर WBC जो है इसकी संख्या और इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था, लेकिन आज की क्लास में आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि संख्या कितनी होती है। रुधिर में अगर आपके ब्लड में अगर RBC संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, इसको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में ये सब प्रश्न पूछे गए हुए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्लीहा, बी दिया गया है पिट्यूटरी, सी दिया गया है यकृत और डी दिया गया है थायराइड। तो देखिए सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि जो है वो आपकी प्लीहा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है वो बच्चे अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डी फार्मा इंटेंस एग्जाम 2024 की फुल प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर डेली टेस्ट कराए जाते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही जल्द सॉल्व किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पेड टेस्ट भी कराए जाएंगे, यानी 2024 का एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, फुल लेंथ पेपर के टेस्ट भी आपके कराए जाएंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका अपडेट दे दिया जाएगा। लाइव टेस्ट में पिछले साल 2023 में जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव टेस्ट में जुड़े हुए थे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ख़रीदा था, बाई किया था, उन सभी बच्चों का 99% सिलेक्शन हो चुका था। आप चाहे तो जाकर के चैनल की कम्युनिटी टैब में हमने उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो पेस्ट किया हुआ है, आप जाकर के वो रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। रक्त के थक्का बनने की क्रिया समझाइए। देखिए रक्त के थक्का बनने की क्रिया जो है ये आपकी प्रोथ्रोम्बिन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोथ्रोम्बिन कह सकते हैं इसे आप। है ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। अगला है रुधिर केशिकाएं क्या है। रुधिर केशिका क्या होती है, रुधिर केशिका जो है ये यकृत की में पाई जाती है, कोशिकाओं में, प्लीहा में, इसके साथ साथ मेसेंकाइमा में पाई जाती है। यानी इन सभी में रुधिर केशिकाएं जो है वो उपस्थित होती हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट कर जा चुका है। और प्रीवियस ईयर के किसी साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रुधिर वर्गों की खोज की थी, यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी। लैमार्क ने की थी, डार्विन ने की थी, या फिर लैंडस्टीनर ने की थी। देखिए लैंडस्टीनर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनका पूरा नाम जो है वो आपको बता दें, इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही रक्त समूहों के यानी ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप C, ये अलग अलग जो ग्रुप होते हैं इसका वर्गीकरण जो है ये इन्होंने ही किया था। इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इस प्रश्न को बिल्कुल रट जाइएगा। अगला है स्तनियों में लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए स्तनियों में लसिका गांठों का मुख्य कार्य है, इसका कार्य क्या है, तो रोगाणुओं को एकत्रित करके नष्ट कर देना। आपके शरीर में जो छोटे मोटे रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लिम्फाइड अंग है। तो देखिए जो आपका यकृत होता है, लीवर, जिसे आप लीवर बोलते हैं, यकृत तो आपके शरीर का आपके एक भाग है जो कि
प्राथमिक लिम्फाइड अंग कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। पूछा गया है कि एक दंपति में यानी एक पति पत्नी है जिसमें कि पुरुष जो है वो उसका ब्लड ग्रुप ए है, वही जो स्त्री है उसका ब्लड ग्रुप जो है बी है। देखिए जो पुरुष है ना, यहाँ पे मैं पुरुष को यहाँ पे पी से लिख रहा हूँ, जो पी है इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है भैया, ए है। वहीं जो स्त्री है जो कि इसको मैं स्त्री को जो है ये सही लिख देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आए, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। ठीक है, तो उनके संतानों के रुधिर वर्ग की क्या संभावना होगी। देखिए अगर पुरुष दंपति में एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होने की संभावना हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त है, विश्व में लगभग 80% जो व्यक्ति हैं उनका रक्त है, तो वो है क्या। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी ऐसा होना चाहिए था। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना, ये बहुत ही मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको इसका नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किसी दूसरे प्रश्न का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे छप गया है। अगला है हृदय के किस भाग में शुद्ध तथा किस भाग में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। देखिए हृदय के किस भाग में शुद्ध तथा किस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका हृदय के शुद्ध रक्त जो है वो दाएं भाग में पाया जाता है, वहीं अशुद्ध रक्त जो है वो आपके बाएं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके रक्त में, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी मात्रा 13 से 15% के अगर बीच में है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो है इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर ऑक्सीजन आपके शरीर में परिवहन नहीं हो पा रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। अगला पूछा गया है हीमोग्लोबिन में होता क्या है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें 95% आपका ग्लोबिन होता है, इसके साथ साथ 5% हीमेटिन होता है। ये जो दो एलिमेंट हैं ये दोनों मिल करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ये देखिए आपसे एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है ये आपके शरीर में कितनी % इसकी मात्रा होती है, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया और ये हमेशा से पूछा आता रहा है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में किस किस चीज़ की मात्रा होती है और कितने % होती है। तो ग्लोबिन 95% एंड हीमेटिन इज 5% आपके हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है। तो देखिए एक चक्रीय परिसंचरण जो पाया जाता है वो सरीसृपों में पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके हर एक चैप्टर से बायोलॉजी की बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, इसके साथ साथ फिजिक्स की क्लासेज भी अपलोड कर दी गई हैं। आपको बता देना चाहते हैं हम कि आपके बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, ज़्यादातर चैप्टर आपके बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो आपकी हर एक चैप्टर से आपकी बायोलॉजी में 2 खंड हैं, एक आपका वनस्पति विज्ञान है, एक जीव विज्ञान है। तो हर एक जितने भी चैप्टर आपके हैं, हर एक चैप्टर से हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सकेगा क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बाहर से ना आए, जो भी प्रश्न आए वो पढ़ाया हुआ ही आए। तो आपको हर एक चैप्टर के 2 से 3 क्लासेस देखने को मिल सकते हैं। संक्रमण की अवस्था में श्वेत रुधिराणुओं की संख्या बढ़ती है। आपके शरीर में कोई संक्रमण अगर हो गया है तो जो WBC होता है, वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो बताइए उस संक्रमण के कारण जो आपके शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है वो क्यों बढ़ जाती है। तो ये जो क्रिया होती है जो बढ़ जाती है इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ये एक रोग हो जाता है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ल्यूकीमिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आप लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं जब आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो आप जानते हैं खून की कमी, इसको हम बोलते हैं एनीमिया। इससे भी आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन जो होता है वो 10 दिन से भी कम होता है। वाइट ब्लड सेल का कितना होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। सॉरी, वाइट का तो दिया हुआ है, रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन तक होता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हमें, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर निम्न में से किस में मापा जाता है।
देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो रक्तदाब जो है वो किससे मापा जाता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किससे मापा जाता है। तो आप जानते हैं कि स्फिग्मोमैग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हालांकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है किसमें पाए जाने वाला दाब है। तो जो आपके ब्लड प्रेशर डॉक्टर आपके मापते हैं, तो क्या आपके वो शिराओं को मापते हैं या फिर धमनियों को मापते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों धमनियों में। यानी डॉक्टर आपके शरीर में जब वो स्फिग्मोमैग्नोमीटर लगाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए, ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब नापने के लिए, तो वो आपके धमनियों में जो रक्त फ्लो हो रहा है ना, उसके दाब को माप कर बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है, न कि शिराओं में। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का प्रश्न है और ये नीट लेवल का प्रश्न है। एग्जाम में पूछा गया था, आपके प्रीवियस ईयर के नीट के एग्जाम में आप में नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा जा सकता है आपके भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपसे किसी से आप क्वेश्चन पूछिएगा, अगर आपसे किसी से पूछेगा क्वेश्चन कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, तो आप कहेंगे 120 हाई होता है, और 80 अगर है, 120 से 80 के बीच में किसी व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का, तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। वही अगर वयस्क कोई है, वयस्कों में ये तो 140 तक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब आपसे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में जो आप ब्लड प्रेशर नापते हैं वो आपके शरीर में किसका मापते हैं, शिराओं का मापते हैं या फिर धमनियों को मापते हैं। नॉर्मली आप कहेंगे कि जो नसों में ब्लड फ्लो हो रहा है उसी का मापते हैं। अरे भैया, शरीर में नस तो दो प्रकार के होते हैं, एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। एक रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है, और एक रक्त को आपके शरीर के विभिन्न भागों से आपके हृदय में ले जाने का काम करता है, पहुँचाने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर जो मापते हैं डॉक्टर, वो धमनियों को माप कर बताते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है। आप ये क्वेश्चन अपने जो आपके बड़े भैया होंगे या फिर कोई भी आपसे आपके सहपाठी होंगे, आप उनसे भी क्वेश्चन जरूर करिएगा और देखिएगा कि उनको इसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है। नहीं आता है तो आप उन्हें ये बताइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जीवन में कभी भी नहीं भूले पाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें। तो जो कीट भक्षी होते हैं, कीटों में, इनमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है ईसीजी किस लिए प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ईसीजी किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो ईसीजी जो है वो आपके हृदय की स्पंदन दर को मापने के लिए किया जाता है, यानी आपकी हृदय की गति कितनी होनी चाहिए। अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो इसका जो हृदय है वो 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो धड़कना चाहिए। अगर वही बच्चों की बात कर लें, एक नवजात शिशु है, तो इसका जो हार्ट रेट होता है वो 100+ तक हो सकता है, वो नॉर्मल होता है। इसी द्वारा हम इसी हृदय स्पंदन दर को यानी हार्ट बीट को मापने का काम करते हैं। देखते हैं कि व्यक्ति का जो हार्ट बीट है वो ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर वो 72 अप्रॉक्स 80 के बीच में चल रहा है, 72 to 80 चल रहा है, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर वो 60 हो गया तो ये तो कम हो गया। वही अगर ये ज़्यादा हो गया, 90 या फिर 100+ चला गया, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो इसी को चेक करने के लिए ईसीजी किया जाता है। नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं वो आपके हाथ को पकड़ते हैं, आपके पल्स रेट को छू करके बता देते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन जो है क्रिटिकल कंडीशन से ऊपर चली जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ईसीजी कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। देखिए, आपका जो हार्ट है, आपके सीने पर जो आपका हार्ट होता है, अगर उस पर कोई झटके से एक मुक्का मार दे तो क्या होगा, आपका हार्ट जो है उस पर एक तरह से झटका लग सकता है, आपके जो सांसें हैं वो रुक सकती हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके हृदय जो आपका हार्ट है ना, इसको बाहर से एक झिल्ली नुमा आवरण होता है जो उसको ढकने का कार्य करती रहती है और उसको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी अगर बाहर से कोई इस पर दबाव डाल रहा है तो ये झिल्ली जो है वो उसको सुरक्षा प्रदान की रहती है, जो आपका यहाँ पर हार्ट होता है। ठीक है, इसको समझ जाइएगा। तो इसी हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने की जो झिल्ली होती है वो जो होती है वो कहलाती क्या है। तो वो जो झिल्ली होती है जो आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है वो कहलाती है पेरिकार्डियम। क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम कहलाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन डे इन टेस्ट एग्जाम में भी ये बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
देखिए अगला प्रश्न है रुधिर दाब मापा जाता है। अच्छा देखिए वहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम आपके ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो देखिए ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या हम हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए इससे हम हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने का काम करते हैं। क्या स्टेथोस्कोप को द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, या फिर हम स्फेग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा मापते हैं, या फिर धड़कन दर द्वारा मापते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने ऊपर जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया था। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RH रक्त समूह को सबसे पहले किस में खोजा गया था। RH फैक्टर होता है जो आपके रक्त समूह को खोजने का एक तरीका होता है। तो ये जो RH रक्त समूह है, RH एक आपका रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, तो इसको सबसे पहले कहाँ खोजा गया था। मनुष्य में खोजा गया था, कुत्ते में खोजा गया था, बंदर में खोजा गया था, माधव मानव में खोजा गया था, नर माधव में खोजा गया था, बिल्ली में खोजा गया था, शेर में खोजा गया था, चूहे में खोजा गया था, या फिर किस में खोजा गया था। तो देखिए RH फैक्टर जो है इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टर महोदय ने, और इन्होंने बंदर ने, चिंपैंजी बंदर जो है इसमें इन्होंने इसको पाया था RH ब्लड ग्रुप को। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काकरोच के हीमोफिल्म का रंग होता है, काकरोच जो है इसका हीमोफिल्म किस रंग का होता है, तो वो रंगहीन होता है, यानी किसी भी कलर का वो नहीं होता है। नेक्स्ट है स्तनधारियों के हृदय में पाया जाने वाला सीरा अलिंद नोड जाना जाता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उसके हृदय में पाया जाने वाला जो सीरा, एक आपका अलिंद होता है दायां अलिंद, और एक होता है आपका बायां अलिंद। तो दो स्तनधारी होते हैं उसमें अलिंद पाए जाते हैं और नीले पाए जाते हैं। पूछा गया है कि जो सीरा अलिंद होता है, नोड जो होता है, वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो आपका पेस मेकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे सर पेस मेकर क्या होता है। देखिए पेस मेकर जो होता है वो आपके हृदय स्पंदन दर को कंट्रोल करता है, यानी आपका जो हार्ट बीट है, जो आपकी धड़कन है वो तेज ना हो जाए या फिर बहुत धीमी ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने का काम करता है एक तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न इस पे आ जाते हैं। पूछा गया है केंद्रक युक्त लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक युक्त लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, तो वो आपकी बकरी में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया में प्रवेश करती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन में प्रवेश करती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपके भूप्रॉपर्टी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा, कॉपर होगा, या फिर क्रोमियम होगा। प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। भूप्रॉपर्टी में पूछा गया है, न कि भूप्रॉपर्टी पर पूछा गया है। अगर आपके पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी की बात करी जाती है तो भूप्रॉपर्टी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर जो तत्व है वो है आपका, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो, वो है आपका एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका एल्यूमिनियम, और ये आपका धातु है, एक प्रकार से धातु है। ओके, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाने वाला तत्व है, तो वो है आपका क्रोमियम। इसको भी याद रखिएगा, क्रोमियम जो है वो आपके पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी कभी कभी दे देता है, और यहाँ पे दे देता है आपका गैस कौन सी है। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है पृथ्वी के वायुमंडल में, या फिर पृथ्वी के धरातल पर कह सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी हो सकता है अलग हो, और आपके उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर चूज करने होंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने करी थी। यहाँ पर आपको कार्ल लैंडस्टर दिख नहीं रहा है। कार्ल लैंडस्टर महोदय ने रक्त समूह की खोज की थी, लेकिन रुधिर परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने करी थी। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं। देखिए मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के आपके जो मांस होते हैं वो पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कोशिकाएं जो होती हैं रेखित कोशिका होती है और रेखित कोशिका होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर में, ठीक है। तो ये आपके हिस्टामिन को स्रावित करती हैं, सीरोटोनिन को भी स्रावित करती हैं, इसके अलावा हेपेरिन को भी स्रावित करती हैं। यानी कि ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपको डी ऑप्शन दिखेगा एग्जाम में तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के सभी सही उत्तर होंगे। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हमें। धमनी एवं शिरा में रुधिर का पीएच मान होता है, बताइए। धमनी एवं शिरा में रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो धमनी में जो है वो पीएच मान अधिक होता है, वहीं शिरा में जो होता है धमनी से कम होता है। जो पीएच मान होता है वो धमनी में तो अधिक होता है लेकिन शिरा में कम होता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कम और अधिक से क्या समझ रहे हैं आप? देखिए पीएच मान अगर ये 7 है तो इसको हम उदासीन बोलते हैं। 7 से कम अगर हो गया तो ये आपका अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसे आप बोलेंगे कि ये अम्लीय पीएच मान है। 7 से अधिक हो गया तो इसे आप बोलेंगे कि ये तो पीएच मान जो है वो क्षारीय हो गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि धमनी में जो रक्त है पीएच मान उसका अधिक होता है, यानी धमनी में जो रक्त बहता है वो क्षारीय हो सकता है। इसके अलावा जो शिरा है इसकी रक्त जो होती है वो अम्लीय हो सकता है या फिर कम क्षारीय भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको समझ गए होंगे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन मिलने पर आप बिल्कुल सही लगा देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रुधिर निर्माण जो है वो क्या कहलाता है? रुधिर का जो निर्माण होता है, जो बनना होता है वो क्या कहलाता है? तो वो होमो निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? होमो निर्माण कहलाता है। तो दोस्तों फाइनली ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को डाल करके हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसके डिटेल सॉल्यूशन को हम बता देंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पहली बार अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।